दोस्तों नमस्कार। इस देश में अगर आप एससी एसटी ओबीसी या किसान समाज से हैं तो आपके लिए राजनीति करना इतना आसान नहीं रहेगा। ये सच्चाई है और ये सच्चाई आज एक बार फिर सामने आ रही है। अभिजीत दीपके के साथ ठीक वही हो रहा है जो इस देश में हर उस दलित पिछड़े बहुजन नेता के साथ होता आया है, जिसने आवाज़ उठाई, जिसने सवाल पूछे, जिसने आंदोलन खड़ा किया। अभी हाल की तस्वीर देख लीजिए, अभिजीत दीपके के पीछे बीजेपी की पूरी आईटी सेल पड़ गई है। आरटीआई कार्यकर्ता के नाम पर तिवारी नाम का एक सज्जन खड़ा हो गया है जो बीजेपी का जाना पहचाना समर्थक है। वो पूछ रहा है कि अभिजीत दीपके विदेश कैसे गया, इसके पैसे का हिसाब दो। अरे भाई साहब, हिसाब मांगने की इतनी ही तमन्ना है तो प्रधानमंत्री जी से उनकी डिग्री का हिसाब मांग लीजिए। पहले उनसे उनके पीएम केयर फंड्स का हिसाब मांग लीजिए। पहले अडानी अंबानी के हिसाब पर सवाल पूछ लीजिए। नहीं, वहाँ तो हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो सिर्फ एक दलित बच्चे से हिसाब मांगने की है। ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अभिजीत दीपके के साथ आखिर हो क्या रहा है, क्यों उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्यों उनके पूरे परिवार को घसीटा जा रहा है, क्यों उनकी माँ तक को गालियाँ दी जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों इस देश में एक अम्बेडकरवादी बहुजन नेता के लिए खड़ा होना इतना मुश्किल है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि प्रशांत किशोर को कैसे राष्ट्रीय नेता बना दिया गया एक विधानसभा सीट जीतने के बाद, जबकि तेजस्वी यादव जिनके पास लाखों करोड़ों का जनाधार है, उन्हें आज भी सिर्फ यादवों का नेता कहा जाता है। ये जो टीवी अखबार का दोहरा मापदंड है, ये जो मीडिया की दोहरी भाषा है, इसकी परतें आज मैं आपके सामने खोलूंगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभिजीत दीपके कोई साधारण लड़का नहीं है। ये लड़का बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। बोस्टन यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। वहाँ पढ़ाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके पिता जी इंजीनियर हैं, यानी एक पढ़ा लिखा परिवार है, कोई फकीरी में डूबा हुआ परिवार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज पूछा जा रहा है कि इसके पास पैसा कहाँ से आया, विदेश कैसे पढ़ने गया। अरे भाई साहब, हर एससी एसटी परिवार गरीब हो ये ज़रूरी नहीं। आज बहुजन समाज में भी लोग पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे पदों पर पहुंच रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। ये देश की खूबसूरती है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की आईटी सेल को ये हजम नहीं हो रहा है। इन्हें लगता है कि दलित का बच्चा तो झोपड़ी में ही रहना चाहिए, अगर वो विदेश पढ़ने गया तो ज़रूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये जो सोच है, ये जातिवादी सोच है। ये वही मानसिकता है जो सदियों से चली आ रही है। अभिजीत दीपके ने खुद कहा है कि जब मैं अमेरिका जा रहा था तब मेरी माँ इतनी नहीं रोई थी, जब मैं वापस आया तब मेरी माँ रो रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर हर माँ का दिल दहल जाएगा। दोस्तों, एक माँ जिसने अपने बेटे को इतने बड़े मुकाम पर भेजा, जिसने उसकी पढ़ाई के लिए न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी, आज वो माँ रो रही है क्योंकि उसका बेटा देश के लिए कुछ करना चाहता है। ये कहाँ का न्याय है? अब जरा सोचिए दोस्तों, अभिजीत दीपके ने क्या किया है। उसने महीनों तक जंतर मंतर पर धरना दिया, देश के युवाओं को हिम्मत दी, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब सोनम वांगचुक जी को डिटेन कर लिया गया तब अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक डिटेन थे। अभिजीत दीपके ने संसद मार्च को लीड किया। पुलिस ने उनके साथ जो सलूक किया वो सबने देखा। गाड़ी पर चढ़ कर के मार्च का नेतृत्व किया। और जब सोनम वांगचुक जी अस्पताल में डाल दिए गए और जब उन्होंने बीजेपी के मंत्री के हाथ से जूस पी लिया, तब भी अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर डटे रहे, हिले नहीं, डिगे नहीं, और नतीजा ये हुआ कि पूरे देश के युवा सड़कों पर उतर आए। अब सोचिए, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले शख्स से अब हिसाब पूछा जा रहा है कि पैसा कहाँ से आया। क्या ये वही देश है जो कहता था कि युवाओं को आगे आना चाहिए? क्या ये वही देश है जो कहता था कि अपनी आवाज़ उठाओ? अगर कोई युवा आवाज़ उठाता है तो उसे इस तरह से निशाना बनाया जाएगा, तो कल को कौन आवाज़ उठाएगा? दोस्तों, यही तो साजिश है। इसीलिए तो ये किया जा रहा है ताकि आगे कोई युवा हिम्मत ना करे आवाज़ उठाने की। दोस्तों, बीजेपी का दुख ये है कि वो पंजाब में आंदोलन नहीं चला पा रही है, झारखंड में आंदोलन नहीं चला पा रही है, हर जगह मुखी खा रही है। तो अब गुस्सा किस पर निकाले? अभिजीत दीपके पर। सारे गोदी पत्रकार पूछ रहे हैं कि रांची क्यों नहीं जा रहे हो, पंजाब क्यों नहीं जा रहे हो। अरे भाई साहब, अभिजीत दीपके अकेला आदमी है, वो कहाँ कहाँ जाएगा? ये क्या सुपरमैन है जो पूरे देश की समस्याओं को एक साथ हल कर देगा? आपने खुद अपनी सरकार को इतना बड़ा बना रखा है, आपके पास इतने मंत्री हैं, इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, वो क्यों नहीं जाते जनता के बीच? वो क्यों नहीं संभालते हाल? अगर एक अभिजीत दीपके के भरोसे पूरा देश चल रहा है तो फिर मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो सरकार भी उसी से चलवाए। ये क्या मजाक है दोस्तों?
हर समस्या के लिए अभिजीत दीपके जिम्मेदार है और सरकार से कोई सवाल नहीं। ये गोदी मीडिया का दोगलापन है। इसका पर्दाफाश आज मैं यहाँ कर रहा हूँ। दोस्तों, अभिजीत दीपके इतने सज्जन हैं कि उन्होंने कभी जाति नहीं देखी। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, फिर भी अभिजीत दीपके ने उनके इस्तीफे की मांग की क्योंकि वो पेपर लीक जैसे मुद्दे पर विफल रहे थे, आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। यानी अभिजीत दीपके ने जाति देख करके सवाल नहीं पूछा, मुद्दे पर सवाल पूछा। यही तो एक असली नेता की पहचान है। फिर उन्होंने रांची के आंदोलन का समर्थन किया, जबकि वहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। यानी कि अभिजीत दीपके ये नहीं देखते हैं कि सरकार किसकी है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि गलत क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि कोई भी सरकार हो, अगर भ्रष्टाचार है आंदोलन होगा। ये है असली इंसाफ की बात, यह है असली इंसाफ की बात, यह है असली ईमानदारी। लेकिन इस ईमानदारी का इनाम क्या मिल रहा है? एफआईआर, गालियां, धमकियां। दोस्तों, अभिजीत दीपके पर एफआईआर करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों ने हमारे साथ मारपीट की है। अरे भाई साहब, ऐसे कितने ही झूठे एफआईआर कराए जा रहे हैं। ये पुराना तरीका है। अब आप किसी भी आवाज़ को दबाना चाहते हैं तो उस पर झूठ केस लगा दो, उसे कोर्ट कचहरी में उलझा दो, ताकि वो असली काम से हट जाए, ताकि उसका ध्यान भटक जाए, ताकि उसका समय खर्च हो। ये वही पुराना खेल है जो कांग्रेस के ज़माने में भी होता था, बीजेपी के ज़माने में भी हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है बीजेपी के ज़माने में। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ क्या क्या नहीं हुआ, कितने केस लगाए गए, कितने बार जेल भेजा गया, कितनी बार धमकियां मिली, लेकिन वो डटे रहे। और यही अभिजीत दीपके के साथ भी हो रहा है। अब ज़रा एक बहुत ही मज़ेदार तुलना करते हैं दोस्तों, प्रशांत किशोर की और अभिजीत दीपके की। प्रशांत किशोर एक विधानसभा सीट जीते हैं, बस एक सीट, और उन्हें देश का भविष्य कह दिया गया। टीवी अखबार में उनकी तारीफों के पुल बांधे गए हैं। अरे वाह, क्या नेता है, कैसा विज़न है, देश को बदल देगा, आदि आदि आदि। क्योंकि उनकी जाति के पत्रकार टीवी और अखबार में बैठे हैं, इसीलिए। और दूसरी तरफ अभिजीत दीपके हैं, जिन्होंने पूरे देश में युवाओं का आंदोलन खड़ा किया, महीनों तक जंतर मंतर पर बैठे, पुलिस की लाठियां खाई, अपने परिवार की चिंता को भूल करके देश के लिए लड़े। तो उनको क्या कहा जा रहा है? विलेन, राजनीति करने वाला विलेन। पैसे का हिसाब दो। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? दोस्तों, प्रशांत किशोर को अगर वोट मिले तो जान लीजिए वो जनरल कैटेगरी का वोट नहीं है। जनरल कैटेगरी अभी भी बीजेपी के साथ है। प्रशांत किशोर को वोट दलित पिछड़े मुसलमानों ने दिया है, जो एनकाउंटर से नाराज हैं, जो बीजेपी की नीतियों से नाराज हैं। यानी वो प्रशांत किशोर की वजह से नहीं, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी की वजह से जीते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की भाषा और आरएसएस की भाषा में कोई अंतर नहीं है। वो पहला भाषण क्या देते हैं? कहते हैं कि जाति की राजनीति से लोगों को ऊपर उठाना पड़ेगा। अरे भाई साहब, राजनीति तो धर्म की हो रही है। बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, लब जिहाद कर रही है, गौरक्षा के नाम पर पीटती है। जब ये सब चल रहा है तो जाति की राजनीति का मुद्दा क्यों उठा रहे हो? दरअसल दोस्तों, जाति की राजनीति इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये सामाजिक न्याय की राजनीति है। इस देश में शोषण जाति के आधार पर हुआ है। जाति के आधार पर पढ़ाई नहीं करने दी गई, जाति के आधार पर मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया, जाति के आधार पर कुओं से पानी नहीं भरने दिया गया, जाति के आधार पर बच्चों को स्कूल में अलग बिठाया गया। तो जब शोषण जाति के आधार पर हुआ तो न्याय भी जाति के आधार पर ही होगा ना। ये सीधा सा गणित है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, ताकि जिन जातियों का सदियों तक शोषण हुआ उन्हें मौका मिले, उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन आज लोग उसी आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों, टीवी अखबार का पूरा खेल समझ लीजिए। जब कोई ब्राह्मण नेता होता है तो वो राष्ट्रीय नेता होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, अडानी जी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब राष्ट्रीय नेता कहे जाते थे। अब प्रशांत किशोर राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के नेता हैं, तेजस्वी यादव सिर्फ यादवों के नेता हैं, मांझी जी सिर्फ मांझियों के नेता हैं, मायावती जी सिर्फ दलितों के नेता हैं। यानी जो भी दलित पिछड़ा नेता है वो सिर्फ अपनी जाति का नेता है, और जो जनरल कैटेगरी का है वो पूरे राष्ट्र का नेता है। ये जो नैरेटिव है, ये जो कहानी बुनी जाती है, ये टीवी अखबार में बैठे हुए लोग बुनते हैं, क्योंकि टीवी अखबार में बहुजन समाज की भागीदारी बहुत कम है। बाबा साहब को भी दलित का नेता ही कहा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता हैं, संविधान निर्माता हैं, पहले कानून मंत्री थे, नॉलेज के सिंबल हैं। दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी में उनकी तस्वीरें हैं, उनकी मूर्तियां हैं, लेकिन भारत में उन्हें दलित का
रहनुमा कह कर करके एक जाति में बांध दिया जाता है। ये अन्याय है दोस्तों, ये बहुत बड़ा अन्याय है। ज्योतिबा फुले जी राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, लेकिन उन्हें भी सीमित कर दिया गया है। ये जो साजिश है ना, ये सदियों से चलती आ रही है। आज अभिजीत दीपके के साथ भी वही हो रहा है, उन्हें भी जाति का नेता बता करके सीमित करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बहुत सटीक बात कहते थे कि सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, प्रशांत किशोर हो या ममता बनर्जी हो, इनके पास असली जनाधार नहीं है। इनके पास सिर्फ पैसा है, संसाधन है। प्रशांत किशोर 200 करोड़ के मालिक हैं, पुश्तैनी संपत्ति अलग है। अब भला बताइए दोस्तों, एक 200 करोड़ का आदमी और एक दलित पिछड़ा नौजवान, दोनों की राजनीति एक जैसी कैसी हो सकती है? प्रशांत किशोर के पास तो असीमित संसाधन है, प्रचार के लिए पैसा है, इवेंट मैनेजमेंट के लिए टीम है, मीडिया मैनेजमेंट के लिए पीआर एजेंसियां हैं, लेकिन एक दलित पिछड़ा नौजवान अपनी जेब से सब कुछ करता है। अपने पैसे से टिकट खरीदता है, अपने पैसे से गांव जाता है, अपने पैसे से पर्चे छपवाता है। ये इक्वल फाइट नहीं है, ये बहुत ही असमान लड़ाई है। फिर भी दलित पिछड़े नेता खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, 75 साल हो गए आज़ादी के, आज भी SC ST के लोग जनरल सीट पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। हिम्मत नहीं इसलिए नहीं क्योंकि वो कमज़ोर हैं, हिम्मत इसलिए नहीं क्योंकि जनरल सीट पर उन्हें वोट नहीं मिलेगा, समाज उन्हें वोट नहीं देता है। ये कड़वी सच्चाई है। जब कभी अवधेश प्रसाद जैसे लोग टिकट पाते हैं तो वो अयोध्या जैसी सीट भी जीत लेते हैं, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। आज भी लोकसभा और विधानसभा में SC ST OBC की भागीदारी उनकी आबादी के हिसाब से बहुत कम है, जबकि इनकी संख्या 85 से 90% है। ये लोकतंत्र का असली मजाक है। दोस्तों, ये जो हालत है ये तब है जब हमारे पास संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। अब ज़रा सोचिए, अगर संविधान नहीं होता तो क्या हाल होती? क्या इन बहुजन समाज के लोगों की कोई सुनवाई भी होती? नहीं होती। और आज लोग उसी संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये कितनी खतरनाक साजिश है, ये हमें समझनी होगी। दोस्तों, पिछले 12 साल से विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी में लाइन लगा करके खड़े हैं। जनरल कैटेगरी के MLA MP सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चारों तरफ चुप्पी थी, कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, कोई आवाज़ नहीं उठ रहा था। तब अभिजीत दीपके ने वो चुप्पी तोड़ी। एक 25 साल का लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की धमकियों के बावजूद सड़क पर उतरा, आंदोलन खड़ा किया, देश के युवाओं को जगाया। और इनाम क्या मिला? FIR, धमकियां, गालियां। अभिजीत दीपके ने बहुत सही कहा है कि मैं अपनी स्कॉलरशिप और लोन के पेपर दिखाने को तैयार हूं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी से कहिए कि वो अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाएं। ये करारा जवाब है दोस्तों, ये मुंहतोड़ जवाब है दोस्तों। अगर हिसाब मांगना है तो सबसे मांगिए, सिर्फ एक दलित नौजवान से क्यों? अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं जन आंदोलन खड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, क्राइम बहुत बढ़ गया है, शिक्षा खत्म हो रही है। और अपने गांव का सरपंच बन जाऊंगा, लेकिन राजनीति में नहीं आऊँगा। वो चाहते हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं में सुधार हो, चुनाव आयोग हो, कोर्ट कचहरी हो, मीडिया हो, यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, हर जगह भ्रष्टाचार खत्म हो। ये बहुत बड़ा विजन है दोस्तों। ये किसी सत्ता की भूख से पैदा हुई सोच नहीं है, ये देश के लिए कुछ करने की जज्बे से पैदा हुआ सोच है। इसीलिए वो कहते हैं कि राजनीति से बड़ी चीज़ जन आंदोलन है। ये उनका बड़ा ऐलान है, लेकिन इस ऐलान के बाद भी उन्हें जाति की वजह से परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अभिजीत दीप के SC ST कैटेगरी से ना होकर के जनरल कैटेगरी से होते, अगर वो अंबेडकरवादी ना होकर के सवर्ण होते, तो क्या आज उनके साथ यही सलूक हो रहा होता? नहीं। आज वो लोगों की आंखों के तारे होते, टीवी पर उनके इंटरव्यू चल रहे होते, अखबारों में उनकी तारीफ़ें हो रही होती, उन्हें देश का भविष्य कहा जा रहा होता, ठीक वैसे ही जैसे प्रशांत किशोर को कहा जाता रहा है। लेकिन क्योंकि वो दलित हैं, बहुजन हैं, अंबेडकरवादी हैं, इसीलिए उन्हें विलन बताया जा रहा है। ये जातिवाद की सच्चाई है, ये इस देश की सच्चाई है, और इस सच्चाई हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसे बदलना होगा। तो दोस्तों, अभिजीत दीपके के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ अभिजीत दीपके के साथ नहीं है, ये हर उस बहुजन नौजवान के साथ हो रहा है जो आगे बढ़ना चाहता है, आवाज़ उठाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है। इसीलिए हमें अभिजीत दीपके के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी आवाज़ को मजबूत करनी चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमने साथ नहीं दिया तो कल कोई और नौजवान हिम्मत नहीं जुटा पाएगा आवाज़ उठाने की, और तब ये देश वैसा ही रहेगा जैसा आज है।
या शायद उससे भी बदतर हो जाए। इसीलिए सोचिएगा ज़रूर दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।